क्लास है, क्लास 7 का हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। लेसन नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू ए 1000 ईयर्स। इसका मतलब होता है हज़ारों वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं इतिहास में, समय के अनुसार चीज़ों में जो परिवर्तन हुआ है उनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस लेसन को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक मैप है, इस मैप को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, ठीक है। इसी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। और उसके बाद एक मैप ये है, दो अलग अलग 10 सदियों में बना हुआ है, दोनों अलग अलग सदी में बना हुआ है, सैकड़ों साल के अंतराल में ये दोनों मैप्स बनाए गए हैं, ठीक है। अब इन अंतरों को पढ़ के और समझने का हम लोग कोशिश करेंगे कि आखिर हमको जानना क्या, परिवर्तन को जानेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहाँ से शुरू करते हैं। टेक ए लुक एट मैप 1 एंड 2। कहने का मतलब मैप 1 और 2 को देखिए। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE बाय द अरब जोग्राफर अल इदरीसी। मैप 1 जो है वो अरब के एक जोग्राफर, जो जोग्राफर उनको कहते हैं जो भूगोल से जिनका रिश्ता होता है, मतलब जो भौगोलिक स्थितियों को पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको कहा जाता है जोग्राफर। ये अरब के रहने वाले हैं, इनका नाम है अल इदरीसी। इन्होंने ये पहला वाला जो मैप है उसको बनाया था 1154 में, ठीक है। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हेयर इज ए डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर जो मानचित्र हमको दिया गया है, ये जो छोटा सा मानचित्र का हिस्सा है, ये उनके द्वारा बनाई गई पूरे विश्व का जो मानचित्र है उसका एक छोटा सा हिस्सा है जो इंडिया का सब कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन आ जाते हैं, तो इंडिया और उसके आस पड़ोस के पड़ोसी जो देश हैं वो सब को मिलाकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जिनके बारे में उन्होंने 1154 में इसको बनाया था, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप का एक छोटा सा हिस्सा है। मैप 2 वॉज मेड इन 1720s बाय ए फ्रेंच कार्टोग्राफर। और दूसरा जो ये मैप है, ये मैप 1720 में बनाया गया था, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था इस मैप को। अब कार्टोग्राफर जो वर्ड है, इस कार्टोग्राफर वर्ड को आपने याद रखना है। कार्टोग्राफर मतलब होता है ए पर्सन हु मेक्स मैप। ये कार्टोग्राफर उन्हें कहा जाता है जो मैप बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट, द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। अब ये जो दोनों मैप हैं, दोनों मैप एक ही जगह का है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न है, ठीक है। इन अल इदरीसी's मैप, साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइसलैंड एट द टॉप। अब ये जो अल इदरीसी के द्वारा मैप बनाया गया है, इस मैप में साउथ इंडिया जो आज जहाँ पे उन्होंने साउथ इंडिया इस मैप में दर्शाया है, उस मैप में आज हम लोग वहाँ पे, आज के मैप में वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, साउथ इंडिया की जगह पर हम लोग अभी नॉर्थ इंडिया वहाँ पर है, ठीक है। साउथ जिन्होंने जिस जगह को उन्होंने साउथ इंडिया दर्शाया वो आज के मैप में वो नॉर्थ इंडिया है। और श्रीलंका को उन्होंने कहाँ पे दिखाया, तो ऊपर की ओर टॉप में दिखाया है, ठीक है। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरबिक एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब है जितने भी उनके द्वारा अल इदरीस के द्वारा मैप बनाए गए हैं, जो उसमें सारे जो जगहों का नाम है वो अरबी भाषा में लिखा गया है। और उस मैप में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि आज हम लोग उसको जानते हैं, जो आज भी प्रेजेंट हैं, उन मैंने जाने पहचाने नाम उनमें है। जैसे कि उसमें से एक एग्जांपल दिया गया है कन्नौज का। ये कन्नौज कहाँ पे है, तो आज के डेट में उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों मैप्स में दिया गया है, वो फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाए गए मैप हो या उनके द्वारा बनाए गए मैप हो, है ना। दोनों में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आज भी हैं, है ना, और उनका चर्चा है, उन नामों को हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर आफ्टर द फर्स्ट, ड्यूरिंग विच टाइम information about the subcontinent had changed considerably। अब कहने का मतलब है ये जो पहला वाला मैप बना था और जो दूसरा वाला मैप बना था, दूसरा वाला मैप पहले वाले मैप से 600 साल बाद बना। उसके मैप बनने, पहले वाले मैप बनने के 600 साल बाद में दूसरा वाला मैप बना, ओके। अब ये जो 600 साल बना हुआ जो मैप है और 600 साल पहले अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया जो मैप है, इन सब में बहुत ज़्यादा महाद्वीपों का जो नाम है, सूचनाएं हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव दिखता है, बहुत ज़्यादा बदला हुआ है। दिस मैप सीम्स मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरिया इन पार्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल्ड। कहने का मतलब हुआ कि ये जो सेकेंड वाला मैप है जो 600 साल बाद जो बना था, सेकेंड वाला मैप जो है आज के हमारा जो हम मैप देखते हैं उससे बहुत हद तक मिलता जुलता है। इसी प्रकार का आज का मैप भी है ना। तो हम इससे ज़्यादा फैमिलियर हैं, हम इसको ज़्यादा जानते हैं। और इसमें जो कोस्टल एरिया का जो मार्किंग किया गया है, कोस्टल एरिया के बारे में जो ब्यौरा दिया गया है, ये हमको आश्चर्यचकित करता है कि उस समय बना हुआ मैप में भी मतलब कि इनके बारे में जानकारी हमको वहाँ से मिलती है, ठीक है। दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स on their voyages
बट लुक एट द एरियाज इनलैंड। कहने का मतलब है ये जो मैप 600 साल जो मैप बना था, इस मैप का इस्तेमाल कौन लोग करते थे? तो ये यूरोपियन जो समुद्री यात्री थे, है ना, वो लोग अपनी यात्रा के समुद्र की यात्रा के दौरान इनका मैप का इस्तेमाल करते थे। नाविकों द्वारा जो बिजनेस करने के लिए मर्चेंट या सेलर्स थे, वो लोग जो समुद्री यात्रा करते थे तो इन मैप्स का वो लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आगे यहाँ से पढ़ते हैं। Equally important is the fact that the science of cartography different in the two periods। अब कहने का मतलब है एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो दोनों समय काल में, दो पीरियड में, दो युगों में जो अलग अलग मैप्स बने, हमने आपको ऊपर देखा जो हमने, तो ये दोनों मैप्स में कार्टोग्राफी में जो 600 साल पहले बना था, 1154 में बना था उसमें, और जो 1720 में बना हुआ उस समय के मैप में जो विधि थी कार्टोग्राफी की, मतलब कि मैप का मानचित्र को बनाने की विधि थी, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आ गया था। ठीक है, बनाने का टेक्निक भी बहुत ज़्यादा बदल गया था और पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था पहले वाले मैप में। और अभी आप परिवर्तन देख रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परिवर्तन के बारे में कि कब कब क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो अब यहाँ से एक परिवर्तन देखा कि मानचित्र बनाने की कला को हमने एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि उस समय जब 1154 में बना हुआ मैप था वो, और 1720 का जो मैप था वो, इस समय के 600 साल के समय में किस तरीके से बनाने की कला में बदलाव हुआ। तो ये परिवर्तन देखना है, परिवर्तन को जानेंगे, ठीक है, किस तरीके से परिवर्तन होते चला गया। When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced। कहने का मतलब कि इतिहासकार जब भी पुराने युगों के दस्तावेज को पढ़ते हैं, है ना, इतिहासकार आप जानते हैं हिस्टोरियंस, इतिहासकार जब भी पुराने जो भी डॉक्यूमेंट्स हो, मैप्स हो, टेक्स्ट हो, किसी भी प्रकार चीज़ इतिहास के इन चीज़ों को जब वो पढ़ते हैं तो उनको क्या है, अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है उनकी, क्योंकि वो उनके के अलग अलग क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है उनका। क्यों? क्योंकि उनमें हमेशा बदलाव होते रहते हैं ना, परिवर्तन, सो दैट उनको इस पर केयरफुल होना पड़ता है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, नेम एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, नेम एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंज विद टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। कहने का मतलब है अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा के अर्थ में, भाषा के अर्थ के साथ क्या होता है ना, क्योंकि समय के अनुसार तो चीज़ों में बदलाव हो रहे हैं, तो भाषा जो भाषा है उनमें भी बदलाव होंगे, है ना। तो इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड exist in a variety of language which have changed considerably over the years। जितनी भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स जो है वो आपको क्या है कि विभिन्न प्रकार के भाषाओं में मिलेंगे, मैंने हर एक भाषा में, बहुत सारे भाषाओं में ये हमको इतिहास के अभिलेख जो हमको मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है वो समय के अनुसार उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव भी होते गया है और बदलती भी है। यहाँ पे है मिडेवल पर्शियंस फॉर एग्जाम्पल इज डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियंस। अब उदाहरण के लिए मान लिया जाए जो मिडेवल पर्शियंस है, ये जो भाषा है ये क्या है, मॉडर्न पर्शियंस भाषा से एकदम बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो गया है, भिन्नता आ गई है, भाषा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड्स टू ग्रामर और वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। कहने का मतलब हुआ कि जो समय के अनुसार भाषा में अंतर हुआ है वो ना केवल उनके वोकैबुलरी और ग्रामर में ही हुआ है, नहीं व्याकरण और शब्द भंडार में ही उनका चेंजेस नहीं हुआ है, समय के साथ साथ उनके शब्दों के मीनिंग में भी बदलाव हो गया है। उस समय में मैंने कि कहने का मतलब है कि कोई 100 साल 150 साल पहले कोई वर्ड था तो उस समय उसके व्याकरण, उसके बोलने का तरीका या फिर उसका जो उस समय अर्थ था वो आज के डेट में उसका बोलने का तरीका और उसके अर्थ में भी अंतर हो गया है। तो ये हम परिवर्तन देख रहे हैं। परिवर्तन आपको ध्यान में रखना है कि हम इतिहास के इस चैप्टर में परिवर्तन को फाइंड आउट करें किस तरीके से चीज़ों में बदलाव होता गया है। ठीक है, तो इससे पहले आपने मैप बनाने की कला विधि देखी थी कि 600 साल में दो युगों में बना हुआ मैप में कितना अंतर हुआ था। अब यहाँ पे पुरानी टर्मोलॉजी को देख रहे हैं, पुरानी शब्दावली बोलते हैं टर्मोलॉजी को, है ना। तो शब्दावली में किस तरीके से बदलाव हुआ कि कब किस समय किस शब्द का इस्तेमाल किया, उसका क्या अर्थ होता था, है नहीं, समय के अनुसार अर्थ में क्या परिवर्तन हुआ, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ओके, नाउ यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान, है ना, फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए आप एक इस शब्द को ले लीजिए हिंदुस्तान, इससे हम लोग फेमिलियर हैं, हिंदुस्तान मतलब अपने देश का नाम है ना। अब इस शब्द के साथ किस समय कैसे कैसे परिवर्तन हुआ इसको हम देखेंगे। टुडे वी अंडरस्टैंडिंग इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशनल स्टेट। अब ये जो हिंदुस्तान वर्ड है इसको हम आज के डेट में भारत, इसका अर्थ क्या निकलता है, भारत, है ना, जो आज का हमारा राष्ट्र है ना, तो मॉडर्न स्टेट है। When the term was used in the 13th century by Minhaj al-Siraz, a chronicler who wrote the Persians, he meant the area of Punjab, Haryana and the land between the
गंगा एंड यमुना। अब कहने का मतलब है जो ये मिन्हाज अल सिराज थे, ये एक क्रॉनिकलर कहते हैं जो इतिहास लिखता है ना, इतिहास लिखने वाले को क्रॉनिकलर कहते हैं। ये टर्म याद रखना है, वर्ड अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इस शब्द का जब इस्तेमाल किया था तो उनका इस शब्द से इस्तेमाल करने का मतलब हुआ कि ये उन एरियाओं के लिए हिंदुस्तान वर्ड का उन्होंने एरियाज जो पंजाब हरियाणा है ना और इनके गंगा यमुना के बीच के जो ज़मीन है एरिया है उन एरिया के लिए इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। He used the term in a political sense of land that were a part of डोमिन्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। और उन्होंने जब इस शब्द का इस्तेमाल, तो आप समझ रहे हैं कि उस हिंदुस्तान वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया था, तो हिंदुस्तान वर्ड एक एरिया को बताने के लिए, एक भाग को बताने के लिए जो पंजाब हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में आता है, उन एरियाओं को बताने के लिए हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया था। और उन्होंने जो पॉलिटिकली इस वर्ड का पॉलिटिकल राजनीतिक का मतलब कि कहने का मतलब पॉलिटिकली इस वर्ड का जब इस्तेमाल किया तो इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत के एरिया में उनके अधिकार क्षेत्र में जो एरिया आता था उन सब एरियाओं को हिंदुस्तान नाम से इंडिकेट किया, ठीक है। मैंने बताया कि ये हिंदुस्तान है, मतलब एरिया के लिए इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। द एरिया इंक्लूड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द टेक्सटेंट ऑफ सल्तनत बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया विद इन इट। अब दिल्ली सल्तनत का जो एरिया था वो धीरे धीरे समय के अनुसार उनका सल्तनत बढ़ते गया, वो एरिया ज़्यादा बड़ा होते गया और सबको क्या है कि हिंदुस्तान टर्म के इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में भी इनको हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। लेकिन क्या है जो साउथ इंडिया का हिस्सा है वो कभी भी इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, ठीक है। बाय कॉन्ट्रास्ट इन द earlier 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. अब 14वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी ना 16th सेंचुरी में बाबर जो थे, बाबर ने क्या किया था कि हिंदुस्तान वर्ड का जो इस्तेमाल किया था तो वो किस लिए, तो इस उपमहाद्वीप का जो भूगोल है, यहाँ का जो ज्योग्राफी है, यहाँ के पशु पक्षी हैं, यहाँ के जो निवासी है, यहाँ की जो संस्कृति है उसका वर्णन करने के लिए, उसको बताने के लिए इस वर्ड का इन्होंने इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो चेंज देख रहे हैं कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो हिंदुस्तान टर्म का ही कब कैसे उनका शब्दावली में मतलब चेंज होता जा रहा है, ठीक है। एज we will see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. तो आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इस वर्ड हिंद को शब्द का जो 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में किस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। वाइल द आइडिया ऑफ ए ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with it today. अब जी अमीर खुसरो का 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में और बाबर का जो 16th सेंचुरी में जो इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल किया था, तो वो देख रहे हैं हम लोग कि उनका एक संभाव क्या था, एक जैसा ही उनका मीनिंग था कि वो एक ही तरह से हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करने के लिए, लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जबकि क्या है कि भारत जो कि एक क्या है ज्योग्राफिकली और यहाँ का जो कल्चर है ना, इससे क्या है भारत शब्द का जो पहचाना जाता था, भारत शब्द से इसको पहचाना जाता था इंडिया वर्ड से ना। लेकिन हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान वर्ड से इसका पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग उस समय नहीं निकलता था, जो कि आज हम लोग जिससे हिंदुस्तान वर्ड को जिससे जोड़ते हैं, ठीक है। हिस्टोरियन हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज दे मीन डिफरेंट थिंग इन द पास्ट। अब क्या है कि इतिहासकारों को जब इन शब्दों का प्रयोग करना होता है तो उनको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि अतीत में इन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ होता था, ठीक है, कुछ अलग ही अर्थ है। तो इन पर बहुत ध्यान देना होता है कि कोई जो शब्द आज के डेट में है उसका आज का जो अर्थ है और उसका पास्ट में क्या अर्थ था ना। तो इसमें समय के अनुसार बदलाव बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो उसमें ना ग्रामर में ही पहले ही हम जान चुके हैं इसको स्टार्ट करते समय कि ग्रामर और उसके वोकैबुलरी में नहीं क्या है कि उसके मीनिंग्स में भी बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, ठीक है। तो इस पर उनको ध्यान दें। टेक फॉर एग्जाम्पल ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। अब उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि एक और जैसे हिंदुस्तान शब्द को हमने समझा है ना, उसी तरीके से एक और शब्द को ले लेते हैं, एक टर्म को ले लेते हैं फॉरेनर वर्ड को लेकर और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से समय अनुसार इनमें परिवर्तन हुआ है। इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। अब फॉरेनर शब्द का इस्तेमाल जो है ना, इससे सीधा इस शब्द को कहने का मतलब है विदेशी हो जाता है। फॉरेनर विदेशी, वो अब आज के डेट में हम अपने देश में इसको यूज़ करते हैं उनके लिए जो हमारे देश के नहीं है, जो इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं, है ना, जो इंडियन नहीं है, तो उनके लिए फॉरेनर वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन द मिडिवल पीरियड ऑफ
medieval period, a foreigner was an stranger who appeared, say, in a green village, some who was not a part of that society or culture. लेकिन जो क्या है कि मिडेबल पीरियड जो था, मध्यकालीन मध्ययुग जो था, मिडेबल पीरियड में फॉरेनर जो वर्ड्स था इसका इस्तेमाल किसके लिए किया करते थे? तो वो अजनबी व्यक्ति के लिए जो किसी गांव में, माने किसी गांव में अगर कोई बाहरी दूसरे गांव से आ जाता था ना किसी एरिया में, तो उसके लिए विदेशी शब्द का इस्तेमाल किया जाता, फॉरेनर वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते थे। ये नहीं कि वो इंडियंस के लिए, आज हम इंडियंस के लिए जो भारतीय ना हो, तो भारत का वासी ना हो, तो उसके लिए फॉरेनर इस्तेमाल करते थे। लेकिन उस समय विदेशी का कहने का मतलब है एक छोटे से समुदाय, जो एक समाज, जिस समाज माने कोई समाज है और उसमें कोई बाहर से आ गया है, तो पड़ोस से आ गया है, तो कहने का मतलब है वो उस समाज संस्कृति और उस गाँव का नहीं है, तो उसको फॉरेनर कहा जाता था। ठीक है। In India, the term परदेसी might be used to describe such a person, and in Persian अजनबी। अब हिंदी में परदेसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉरेनर के लिए हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? परदेसी शब्द का। और फ्रांसीसी भाषा में क्या बोलते हैं? पर्शियन भाषा में अजनबी इस वर्ड को कहा जाता है। अजनबी कहने का मतलब हुआ जिनको हम नहीं जानते हैं और जो विदेशी है। यही विदेशी वर्ड का उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता था। A city dweller therefore might have regards of a forest dweller of a foreigner, but two peasants living in the same village were not foreigner to each other, even though they may have had different religion or caste background. ये सिटी डिवेलर मतलब कहने वाले सिटी डिवेलर और फॉरेस्ट डिवेलर दो शब्द हैं, दोनों का मतलब अलग अलग है। सिटी डिवेलर मतलब नगरवासी और फॉरेस्ट डिवेलर मतलब वनवासी। अब सिटी डिवेलर्स मतलब जो नगरवासी थे और उनके पास अगर कोई बाहर से आ जाता था, फॉरेस्ट डिवेलर्स मतलब है ना विदेशी, तो उनके लिए ये क्या हो जाता था? विदेशी शब्द का, फॉरेनर वर्ड का इस्तेमाल करते थे, वो उनके लिए विदेशी हो जाते थे। नगरवासी के लिए अगर कोई बाहर से आ जाए तो वो उनके लिए विदेशी शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो विदेशी। लेकिन क्या है कि दो अलग अलग एक ही गांव में दो अलग अलग किसान अगर रह रहे हैं और दोनों क्या है कि अलग अलग जाति से हो, अलग अलग धर्म को मानने वाले हो, किसी प्रकार का भी उनका डिफरेंस हो, है ना, लेकिन एक ही गांव में वो लोग रहते हैं, तो वो एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। वो लोग फॉरेनर्स उसके लिए नहीं कहा जाता था, वो विदेशी नहीं होते थे। बट क्या है, दूसरे एरिया से कोई भी आ जाए तो उनको विदेशी कहा जाता था। क्लियर है इतना दूर तक? नेक्स्ट आगे देखते हैं। हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियन और उनके स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सोर्स इंपॉर्टेंट वर्ड होता है क्योंकि सोर्स से ही इतिहास को पढ़ा जाता है। ठीक है, ये पिछले साल अपनी क्लास 6 में पढ़ा होगा। हिस्टोरियन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। इतिहासकार अलग अलग युगों का अध्ययन करते हैं। अब ये निर्भर करता है कि वो किस युग का अध्ययन कर रहे हैं और उनका किस प्रकार की खोज है ना, किस युग के बारे में खोज कर रहे हैं। इसके आधार पर वो अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करके और उस पीरियड को पढ़ते हैं। लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्त डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम 700 to 750 CE। कहने के मतलब पिछले साल आपने गुप्त डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, है ना, गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था पिछले साल के इतिहास में, और हर्षवर्धन का जो उनके बारे में हमने पिछले इतिहास में पढ़ा था। इस बुक में हम लोग कब से कब तक का टाइम पीरियड को पढ़ने जा रहे हैं? तो 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक का टाइम पीरियड का इतिहास को हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे। ये मिडेबल हिस्ट्री है। इससे पहले आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था और क्लास 8 में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है। You will notice some continuity in the source used by historians for the study of these periods. अब ध्यान दीजिए, देने वाली बात है कि इतिहासकार जो इतिहास पढ़ रहे थे, जो ये अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं 700 से लेकर 750 तक मिडेबल हिस्ट्री। जो एंशिएंट हिस्ट्री को जो पढ़ रहे थे इतिहासकार, जो हिस्टोरियंस पढ़ते हैं, जिन स्रोतों का इस्तेमाल एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए वो करते थे, वो क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें भी मिडेबल हिस्ट्री को भी पढ़ने के लिए वो सेम सोर्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दे स्टिल रिले अपॉन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्स्ट रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। तो जिस प्रकार से
एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए वो लोग जिन चीज़ों पर निर्भर करते थे वो आज इसमें भी वो लोग उन्हीं चीज़ों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि उस ज़माने में इस्तेमाल किए गए सिक्के, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, जो ढांचे हैं, उन सब चीज़ों को, टैक्स रिकॉर्ड, है ना, तो इन सब का ही इस्तेमाल करके वो लोग इस युग के बारे में भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली देखेंगे तो सेम ही सोर्स है उस टाइम का और इस टाइम का। ठीक है, बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन क्या है कि कुछ हद तक बात पहले से काफ़ी भिन्न भी है। उस समय के सोर्सेज में और आज के इस वाले मीडिएबल सोर्स में भी बहुत ज़्यादा अंतर भी आपको देखने को मिलेगा। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। कहने का मतलब है कि पिछले सदी और इस सदी में, पिछले युग और इस युग में जब स्टडी कर रहे थे तो उस समय के और इस समय में क्या है कि लिखने का जो टेक्सचर का और में बहुत ज़्यादा माने काफ़ी भिन्नता है, माने असामान्य रूप से भिन्नता है, वो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। जैसे कि उस ज़माने में जो सोर्सेज कम थे लिखने वढ़ने का, है ना, इस समय में लिखित सामग्री की संख्या और विधि का आश्चर्यजनक रूप से माने कि वो उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इस समय में बहुत कुछ आविष्कार हो गया था, बहुत चीज़ लोगों ने खोज लिया था, जैसे कि पेपर का इस्तेमाल करना लोगों ने जान लिया था। ठीक है, तो पहले के रिकॉर्ड्स और आज के इसमें सस्ते हो गए थे। तो कैसे हो गए थे आगे देखते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिस स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। कहने का मतलब है कि इस समय में तो क्या हो कि इतिहासकार अब क्या है कि उस ज़माने के जो इस ज़माने में क्या हो इन चीज़ों का लिखने का जो सामग्री है उनके ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि वैल्यूएबल चीज़ों को का इस्तेमाल कम होने लगा। तो वो क्या पेपर क्या है कि इस सदी में आसानी से अधिक मात्रा में उपलब्ध भी हो जाता था। ठीक है, पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्सेस, क्रॉनिकल्स ऑफ रूल, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ संत, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड। अब लोगों ने क्या किया, पेपर जब सस्ता हो गया, अवेलेबल हो गया, तो लोग जितने भी धर्म ग्रंथ थे, जो भी है संतों का लेखन, है ना, ये सारी चीज़, लेटर्स वगैरह, टीचिंग ऑफ संत, अदालत के दस्तावेज, हिसाब किताब, ये सब लोग क्या करने लगे, इनको लिखने के लिए इसका इस्तेमाल, पेपर का इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, और रिकॉर्ड रखने के लिए पेपर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया। मनीस्क्रिप्ट वेयर कलेक्टेड बाई वेल्दी पर्सन्स, पीपल, रूलर्स, मॉनेस्ट्री एंड टेम्पल्स। अब जो मनुस्क्रिप्ट थे, मनुस्क्रिप्ट को क्या किया, जो अमीर लोग हुआ करते थे, जो धनी व्यक्ति थे या शासक थे, ये लोग क्या करते थे, मनुस्क्रिप्ट को एकत्रित करके और जमा करते थे। ठीक है, दे वेयर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स, और वो क्या करते थे, इनको जो मनुस्क्रिप्ट जो पुराने थे उनको जमा करके और लाइब्रेरी और अभिलेखगारों, कहने का मतलब है आर्काइव्स मतलब होता है अभिलेखगारों, एक ऐसा मकान होता था जैसे कि जिसमें कि पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा जाता था। ठीक है, लाइब्रेरी टाइप का ही होता था। तो उसमें इन सब चीज़ों को, मनुस्क्रिप्ट को, जो धनी व्यक्ति थे, शासक थे, ये लोग मॉनेस्ट्री और जो क्या बोलते हैं, मंदिर के मठ थे, ये लोग इनको एकत्रित करके मैंने जमा करते थे। ठीक है, क्योंकि अब पेपर आ गया था, तो पेपर आने की वजह से अब इनका कोई ज़रूरत नहीं हो गया था, तो ये यूजलेस होते थे। तो अब क्या है कि ये लोग समझते थे इनके महत्व को, तो ये इनको संग्रह करके और उनको रखते थे। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use. अब ये जितने भी manuscript उस ज़माने में 14वीं शताब्दी में जो संग्रह करके रखे थे ना, तो ये हमको बहुत सारे इतिहासकारों को हमको बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराती हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो गए हैं, है ना, कुछ चीज़ों में बहुत सारा अंतर आ जाता है। ठीक है, देयर वाज ए no printing press in those days, or so scribes copied manuscript by hand. तो उन दिनों उस ज़माने में क्या होता था कि प्रिंटिंग प्रेस नहीं होने की वजह से जो लेखक थे उनको किसी भी चीज़ की प्रति बनानी होती थी, एक बुक था चाहे कुछ भी हो, उसका दूसरा कॉपी बनाना होता था, तो हाथ के द्वारा ही लिखा जाता था, क्यों, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड ए फ्रेंड होमवर्क, यू वुड नो दैट दिस इज़ नॉट ए सिंपल एक्सरसाइज. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. कहने का मतलब है कि आपने कभी नोट्स वगैरह बनाते होंगे तो कभी क्लास मिस हो जाता होगा, क्लास नहीं जाते हैं, कोई नोट्स आपका छूट जाता है, तो आप क्या बच्चे अपने फ्रेंड्स का नोटबुक लेकर के और उसको अपने नोटबुक में जब उतारते होंगे, नहीं लिखते होंगे, तो उसमें आपने को देखा होगा कि लिखने के क्रम में आपको बहुत सारी तकलीफें आती होंगी कि उसका हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आता होगा, या उसके लिखने का तरीका और आपके लिखने के तरीके में अंतर हो जाता होगा, है ना, या कभी कभी उसके द्वारा लिखी गई कोई ऐसे वर्ड्स होंगे, कोई चीज़ होगा जो आप पढ़ नहीं पाते होंगे, लेकिन क्या है, आप उसको अंदाजा लगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, दिमाग लगाना पड़ता होगा, है नहीं। एज
a result, there are small but significant differences in your copy or your friend's work. अब इसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो कोई लिखना कुछ होता है तो वो कुछ उसकी जगह पर गेस करके लिखते हैं कि शायद ये होगा, तो इससे क्या हो जाता है आपके फ्रेंड का जो नोटबुक में लिखा हुआ चीज़ है और आपके में जो लिखा हुआ चीज़ है, इसमें क्या हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज सम व्हाट सिमिलर, इसी प्रकार से मैन्युस्क्रिप्ट का जो कॉपी करने का तरीका था इसी तरीके से सिमिलर था, जैसे कि अभी मान लीजिए कि आप कॉपी करते हैं अपने दोस्त का, है नहीं, तो उसी तरीके से उस समय भी चेंजेस होते गए, तो इसकी वजह से भी बहुत सारा चीज़ों के शब्दावली में चेंज हो गई, उनके अर्थ चेंज हो गए, नहीं, क्योंकि कभी किस सदी का 100 मान लीजिए 100 साल पहले कोई चीज़ लिखी गई है, उसको आप कॉपी कर रहे हैं, तो या फिर हाल ही फिलहाल में लिखी गई है और उसका एक प्रतिलिपि आपको हाथ से ही सेम लिखना है, तो लिखावट में अंतर होने की वजह से पढ़ने में नहीं आएगा, पढ़ने की वजह से आप गेस करके कुछ चीज़ लिखेंगे तो उसमें क्या है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं, है ना। तो हम देखिए परिवर्तन ही पढ़ रहे हैं, याद रखना दिमाग में, ओके। तो नाउ आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़ा था, As subscribes copied manuscript, they also introduce small changes. A word here, a sentence there. कहने का मतलब है, तो जैसे ही मैन्युस्क्रिप्ट का जो लेखक है जो उसकी कॉपी बना रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें भी थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है पहले वाले प्रति से, जिसको देख करके वो कॉपी कर रहे होते हैं, उनमें से एक आध वर्ड इधर उधर, एक आध सेंटेंस इधर उधर लिखने में हो जाता है, ठीक है, हो जाता था या नहीं हो जाता था। These small differences grew over centuries of copy until manuscript of the same text became substantially different from one another. और सदियाँ बीतती गई, और जैसे जैसे सदियाँ बीतती गई, एक ही मेन मूल मतलब एक मैन्युस्क्रिप्ट कोई कॉपी में है, उसका मेन ग्रंथ है, उस ग्रंथ का दूसरा कॉपी, तीसरा कॉपी, चौथा कॉपी, इस तरीके से लोग हाथ से लिखते चले गए, और लिखने की वजह से क्या हुआ, जो वो मेन कॉपी था या उसके बाद जो उसकी कॉपीज़ बनी है ना, मेन मैन्युस्क्रिप्ट का उसके बाद का जो कॉपीज़ बना, उनमें बहुत सारे अंतर होने लग गए, कभी किसी का शब्द इधर से उधर, कभी किसी का सेंटेंस इधर से उधर, मतलब ये सारी चेंजेस होती चली गई। दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी rarely find the original manuscript of the author today. कहने का मतलब है, जो मैन्युस्क्रिप्ट जो बार बार उसकी कॉपियाँ बनती गई, तो इसका एक बड़ा समस्या ये हो गया कि जो हमारी मूल मेन कॉपी था उसका, मैंने मूल ग्रंथ जिनको मैन्युस्क्रिप्ट का जो मेन कॉपी है जिसका कॉपी किया गया, वो मेन चीज़ हमको उपलब्ध नहीं है, उसका ओरिजिनल कॉपी मिलता नहीं है, ओरिजिनल चीज़ वो हमको मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिलता है, उसकी सदियों बार लिखते अलग अलग चीज़ों में ना, तो वो कहीं मिसप्लेस हो गया, समझिए कि वो हमको उपलब्ध आसानी से नहीं हो पाता है। वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज मेड बाय द लेटर सब्सक्राइब। कहने का मतलब कि जो कॉपियाँ बाद में बनी, जो प्रतियाँ बाद में लिखी गई, एक मेन बुक है, उस बुक का दूसरे बुक, तीसरे बुक, चौथे बुक, पांचवें बुक, मैंने इस तरीके से बहुत सारी बुक्स बनती गई, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो सबको हाथ से ही लिखना होता था, ये बात को समझना है ना। तो चेंजेस होते गए और आज हम क्या है, टोटली उन्हीं कॉपीज़ पर आधारित है इतिहास को जानने के लिए, वही मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपियाँ जो उनके बाद प्रतियाँ बनी, तो उस पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। एज ए रिजल्ट हिस्ट्रियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट versions of the same textures to guess what the author had originally written. कहने का मतलब है, इसकी वजह से अब जो हिस्ट्रियंस है उनको एक ही बुक का, एक ही मैन्युस्क्रिप्ट की अलग अलग प्रतियाँ पढ़नी पड़ती है। मान लो कोई बुक है किसी चीज़ के अध्ययन के ऊपर का, किसी चीज़ पर है ना, तो उसकी जितनी भी प्रतियाँ होगा, 10 प्रतियाँ उनको मिल जाती है, 10 कॉपी सेम चीज़ का मिलता है, तो 10 को पढ़ना पड़ता है, 10 को पढ़ के ये जानने की कोशिश करनी पड़ती है कि मतलब कि ओरिजिनल कौन सा है, मतलब उसमें क्या क्या बातें हैं, कहीं कहीं छूट गई, इसका ये कारण हो गया, ठीक है। On occasions, author revised their chronicles at different time. अब जो ये लेखक थे वो क्या है, अलग अलग समय पर अपने जो द्वारा लिखी गई चीज़ों को क्या करते थे, रिवाइज भी करते थे, दोबारा से उसको लिखते भी थे, संशोधित भी करते थे, जैसे कि अभी आगे देखेंगे। द 14th century chronicler Ziauddin Berni wrote his chronicle first in 1356 and another version 2 years later. अब ये है 14वीं शताब्दी के इतिहासकार, जो इतिहास लिखने वाले थे, जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने अपनी पहला जो लिखा था, क्रॉनिकल लिखा था, वो 3556 में लिखा था, ठीक है, सॉरी 1356 में लिखा था, ठीक है। और उसका दूसरा वर्जन उन्होंने 2 साल के बाद में, उसका सेकेंड वर्जन, उसकी दूसरी प्रति उन्होंने 2 साल बाद लिखी, ठीक है। The two different from each other, but historian did not know about the existence of the first version until 1971. कहने का मतलब है, उन्होंने
जो ये दूसरी प्रति लिखी थी, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर था। दोनों के 2 वर्ष बाद जो लिखा था उनमें बहुत ज़्यादा अंतर था, लेकिन क्या है, इतिहासकारों को इनकी जो एक और प्रति थी उसके बारे में इनको जानकारी नहीं थी। 1971 तक ये जानकारी नहीं थी कि उन्होंने एक ही चीज़ की 2 प्रतियाँ लिखी हैं, ठीक है। इट रिमाइन लॉस्ट इन ए लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, और ये जो उनका एक कॉपी था, एक प्रति, जो लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा कलेक्शन है ना बुक्स का, उनमें कहीं पे कहीं दबा पड़ा था, तो 1971 में उनके द्वारा लिखी गई दूसरी प्रति मिली। इससे पता चला कि उनमें क्या क्या चेंजेस है ना, दोनों को टैली किया गया तो पता चला, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहाँ तक हमने देखा कि कैसे कैसे लिखने के क्रम में भी, इतिहास को लिखते समय भी बहुत सारे शब्दों का चेंज हो गया, उसके मीनिंग्स चेंज हो गए, है ना। तो ये सब चीज़ हमने यहाँ पे देखा। आगे वाला जो न्यूज़, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स है, ये आगे वाले या नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आपको कल मिल जाएगा। ओके।